क्या आपातकाल जरूरी था? इसके बारे में है कि भाई क्या आपातकाल को लागू करना जरूरी था। ये 12th क्लास का लेसन है 6, जिसमें कि भाई आपातकाल लागू करना क्यों जरूरी था, इसके आपातकाल के लागू करने के क्या कारण थे, एक आपातकाल के क्या परिणाम थे, ये दोनों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में आपातकाल की घोषणा के कारण का जिक्र करते हुए बड़े ही सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का उपयोग किया गया। 1975 से पहले अभी भी अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि देश में क्या हुआ था कि अनेक भागों में विरोध प्रदर्शन चलाए जा रहे थे। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? सरकार ने तर्क दिया कि भारत में लोकतंत्र है और इसके मुताबिक विपक्षी पार्टियों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के मुताबिक शासन चलाने दे। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन तथा सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए बार बार गैर संसदीय राजनीति का सहारा लेना गलत है। इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों में विमुख हो जाता है। सरकार ने ये कहा कि जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अगर ऐसा किया गया तो सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सारी शक्ति कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग की चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी शक्तियां सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, मुझे गैर संवैधानिक साधनों के जरिए सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। अब कुछ अन्य पार्टियां जैसे सीपीआई, इस पार्टी ने आपातकाल के वक्त भी कांग्रेस को समर्थन जारी रखा। इसका मानना था कि भारत की एकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। सीपीआई का विश्वास था कि ऐसी स्थिति में विरोध पर एक सीमा तक प्रतिबंध लगाना जायज है। सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस जन आंदोलन का नेतृत्व किया वह मुख्य रूप से मध्यवर्ग का आंदोलन था और वह मध्यवर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकामी नीतियों के खिलाफ था। आपातकाल के पश्चात सीपीआई को यह एहसास हुआ कि उसका मूल्यांकन बिल्कुल गलत था और आपातकाल का समर्थन एक भारी गलती थी। अब है दूसरी ओर आपातकाल के आलोचकों ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। जेपी सहित विपक्ष के दूसरे नेताओं का विचार था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक रूप से सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। अब बिहार और गुजरात में चलाए गए विरोध आंदोलन अधिकतर अहिंसक तथा शांतिपूर्ण रहे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चलाया गया। ज्यादातर बंदियों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। देश के अंदरूनी मामलों की देख रेख की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं जताई थी। यदि कुछ आंदोलन अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे थे तो सरकार के पास अपनी रोजमर्रा की अमल में लाने वाली इतनी शक्तियां थी कि वे ऐसे आंदोलनों को उनकी सीमा में ला सकती थी। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं थी। वास्तव में खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचकों का कहना है कि जिन संवैधानिक प्रावधानों को देश को बचाने के लिए बनाया गया था उनका दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया। जो आलोचक हैं वो ये कह रहे कि आपातकाल लागू करने की देश में कोई जरूरत नहीं थी। जो भी आंदोलन हो रहे थे उनको इनके पास इतनी पावर थी गृह मंत्रालय के पास कि वो उनको उनकी सीमा में ला सकते थे। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, आपातकाल के दौरान क्या क्या घटित हुआ, इसका वास्तविक क्रियान्वयन अभी अपने आप में विवाद का एक मसला रहा। क्या सरकार द्वारा अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया? क्या इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग किया गया
उसके जरिए जातिया की गई। सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के मार्फत कानून व्यवस्था को अमली जामा पहनाना चाहती थी, कार्य कुशलता बढ़ाना चाहती थी और गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और इसे लागू करने में अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेती, हर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि मुद्दे सम्मिलित थे। आपातकाल की घोषणा के बाद आरंभिक महीनों में मध्य वर्ग इस बात से खुश था कि विरोध आंदोलन खत्म हो गया और सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू किया गया। गरीब और ग्रामीण जनता ने भी उम्मीद जताई कि सरकार जिन कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने का आश्वासन दे रही है उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। समाज में विभिन्न तबकों की अलग अलग अपेक्षाएं थी और इस कारण आपातकाल को लेकर उनके नजरिए में भी अंतर था। आपातकाल की आलोचना करने वालों ने ध्यान आकृष्ट किया कि सरकार के अधिकतर वायदे पूरे नहीं किए गए। इन आलोचकों का कहना कि सरकार अपने वायदों की ओट में अपनी ज्यादतियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती थी। आलोचकों ने निवारक नजरबंदी के बड़े पैमाने के इस्तेमाल पर भी प्रश्न खड़े किए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है कि भाई किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था बगैर कारण बताए। आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वास्तव में कुल 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। सहयोग के अनुमान के मुताबिक निवारक नजरबंदी के कानूनों के अंतर्गत तकरीबन 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाई गई। इसमें कई पाबंदियां ऐसी थी जो गैर कानूनी थी। सहयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश दिया गया कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। अखबारों को बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद फिर से बहाल की गई, लेकिन तब तक सेंसरशिप का पूरा ढांचा खड़ा कर किया जा चुका था। का निर्णय हुआ। इस प्रकार तमाम नेताओं तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव करवाए गए। ऐसे में विपक्ष को चुनाव के लिए तैयारी का बहुत ही कम समय मिल सका, परंतु राजनीतिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत ही तेज थी। आपातकाल लागू होने के पूर्व ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। चुनाव के ठीक पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल गठित किया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के विरोध में थे इस पार्टी में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और बाद में यही पार्टी जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी द्वारा आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया गया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र तथा आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर बल दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी तथा प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी मत अब एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल स्पष्ट यह थी कि कांग्रेस के लिए अब बहुत कठिन समय आ गया था। तो इस 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। परंतु चुनाव के अंतिम परिणामों में सबको अचंभे में डाल दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को लोकसभा में चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को लोकसभा की सिर्फ 154 सीटें हासिल हुई, उसे मात्र 35% से भी कम वोट प्राप्त हुए। जनता पार्टी तथा उसके साथी दलों ने लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें दर्ज की। कितनी सीटें थी? 330। और सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 271। सिर्फ जनता पार्टी अकेले 295 सीटें
पर जीत गई थी